पिछले 75 साल में पहली बार उपराष्ट्रपति का इस्तीफा लिया गया। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्यों अचानक 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर रोका गया, उसके बारे में तो हमें कुछ जवाब नहीं आया। राष्ट्रपति ट्रंप ने 40 बार ये दावा किया है कि मैंने रुकवाया, धमकी देकर रुकवाया। इस पर कोई बातचीत नहीं हुई, इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया सरकार की ओर से। एसआईआर को लेकर आखिरी दिन तक सरकार अडिग रही। सरकार ने कहा हम इस पर बहस नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग हो गया है। चुनाव आयोग नाम है, हकीकत है चुनाव आयोग। देखिए 2025 का जो मानसून सत्र अभी समाप्त हुआ है, वो एक ही कारण जाना जाएगा इतिहास में कि 21 जुलाई 2025 को राज्यसभा में एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और वो ज्वालामुखी का नाम था जगदीप धनखड़। पहली बार भारतीय इतिहास में पिछले 75 साल में पहली बार उपराष्ट्रपति का इस्तीफा लिया गया। उन्होंने इस्तीफा दिया और उनको चुप कराया गया। 1 महीने से जगदीप धनखड़ जी के बारे में हमने पढ़ा नहीं, उनको सुना नहीं, हमने देखा नहीं। कहाँ हैं? देश जानना चाहता है, सभी सांसद जानना चाहते हैं। इसके अलावा 21 जुलाई से ही सारे विपक्ष पार्टी ये चाहते थे कि 2 मुद्दे पर चर्चा हो, लंबी चर्चा हो, बहस हो। पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हो और बिहार में जो इलेक्टोरल रोल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, वोट बंदी, वोट चोरी जो बिहार में हम देख रहे हैं। 65 लाख लोगों का नाम हटाया गया है मतदाता सूची के से, तो इस पर चर्चा हो। अच्छी बात है कि दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लंबी बहस हुई। मंत्रियों ने भाग लिया, प्रधानमंत्री ने भी भाग लिया उसमें, सभी लोगों ने, मैं समझता हूँ इस बहस में उन्होंने भाग लिया। पर जो हमने सवाल उठाए थे पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्यों अचानक 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर रोका गया, उसके बारे में तो हमें कुछ जवाब नहीं आया। और सबसे सनसनीखेज जो खुलासे हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, वो इस बहस के बाद हुए हैं जो हमारे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने किया है। वो तो चर्चा के बाद हुआ। ये चर्चा के जब हो रहा था, जब बहस हो रही थी, तब गृह मंत्री इस पर चुप थे, रक्षा मंत्री चुप थे, प्रधानमंत्री चुप थे। पर बहस के बाद ये सनसनीखेज खुलासे होते हैं। ऐसे तो जो मुद्दे हमने उठाए थे पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर, क्यों इतनी देरी हुई, जो आतंकवादी थे उनको न्याय के कटघरे लाने में कितनी देरी क्यों हुई, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने 40 बार ये दावा किया है कि मैंने रुकवाया, धमकी देकर रुकवाया। इस पर कोई बातचीत नहीं हुई, इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया सरकार की ओर से, और सिर्फ पंडित नेहरू को दोषी ठहराया गया। बस यही प्रधानमंत्री की ओर से हमें सुनने को मिला। और एसआईआर को लेकर आखिरी दिन तक सरकार अडिग रही। सरकार ने कहा हम इस पर बहस नहीं होने देंगे। और हमने ये मध्य का रास्ता, बीच का रास्ता भी ढूंढ निकाला कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म पर बात कीजिए, प्रक्रिया पर बात कीजिए। अगर आपको आपत्ति है एसआईआर को लेकर, शब्द लेकर इस पर चर्चा नहीं चाहते हैं, तो क्या सुधार हमें करने हैं चुनाव प्रणाली में, चुनाव प्रक्रिया में, और परिवर्तन जो हमें करने की ज़रूरत है, उस पर हम बहस करेंगे। तो उस पर वो भी नहीं माने। और अचानक आखिरी दिन, एक दिन पहले, आज आखिरी दिन है 21 तारीख, 20 तारीख को गृह मंत्री 3 विधेयक लाते हैं जो हमारे संविधान के खिलाफ हैं, लोकतंत्र के खिलाफ हैं, धमकी देने वाले कानून लाए हैं। हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री, चुने हुए मंत्री
चुने हुए प्रधानमंत्री भी। तो क्या इन विधेयक का मकसद क्या है? मकसद यही है धमकी देना, और 30 दिन के अंदर अगर आप बीजेपी के वॉशिंग मशीन के अंदर नहीं आएंगे तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। यही तो माने है इन बिल का। तो हमने इसका भी विरोध किया। तो अब तो असली बात तो बिहार के सड़क पर है ना। राहुल जी हैं, इंडिया गठबंधन के नेता हैं, तेजस्वी यादव हैं, दीपांकर भट्टाचार्य हैं, अखिलेश यादव जी जाने वाले हैं। असली लड़ाई तो वहाँ हो रही है, सदन में तो है। हमारे लिए एक और उपलब्धि ये रही कि सारी विपक्ष पार्टियों ने एक होकर एक जॉइंट कैंडिडेट खड़ा किया है उपराष्ट्रपति के चुनाव जो 9 तारीख को होने वाले हैं, सितंबर 9 को। और हमने बिल्कुल स्पष्ट संदेशा भेजा है कि सिर्फ ये व्यक्तियों के बीच में ये टक्कर नहीं है, पार्टियों के बीच में नहीं है, ये एक विचारधारा, 2 विचारधाराओं के बीच में ये मुकाबला है, 2 विचारधाराओं का टक्कर है। और सारी विपक्ष पार्टी, जस्टिस रिटायर्ड न्यायाधीश जो हैं सुदर्शन रेड्डी जी, जो चीफ जस्टिस रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहे हैं, वो उनको उम्मीदवार चुना है। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत प्रभावशाली संदेशा भेजा जा रहा है इस देश को कि आरएसएस विचारधारा के खिलाफ हम सदन के अंदर और सदन के बाहर हमारी लड़ाई हम जारी रखेंगे और हम पीछे हटेंगे नहीं। इसका कड़ा मुकाबला करेंगे क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है, हमारे स्वाधीनता संग्राम के मूल्यों के खिलाफ है, महात्मा गांधी के भारत के खिलाफ है, डॉक्टर अंबेडकर के भारत के खिलाफ है, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के भारत के खिलाफ है। लेकिन सर सीक्रेट बैलेट पे आपके पास नहीं है। नहीं, ठीक है, ये आंकड़ों का खेल नहीं है। मैं इस चुनाव को विचारधारा के नज़रिए से देखता हूँ। हमें आरएसएस विचारधारा का मुकाबला करना है, कभी हम पीछे नहीं हट सकते। आंकड़ों का खेल अलग है, पर देखिए क्या होता है। 9 तारीख को चौंका देने वाले नतीजे भी आ सकते हैं। और सर ये आपने कहा कि एक विचारधारा की लड़ाई है, तो ये जो जस्टिस रेड्डी, रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी जो हैं, एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, वो अचानक से या यूँ कहें कि उनके नाम नहीं, अचानक नहीं, सोच समझकर विपक्ष पार्टियों ने कई नाम पर चर्चा हुई। अंत में सुदर्शन रेड्डी जी का नाम चुना गया और सभी पार्टी वो जानते थे। सुदर्शन रेड्डी जी एक जाने माने लीगल जूरिस्ट रहे हैं, न्यायाधीश रहे हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट में, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण जजमेंट भी उन्होंने दिया है। तो जाने माने नाम है वो, ऐसा नहीं है कि लोग जानते नहीं हैं उनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय जो हमारे संविधान के 3 स्तंभ हैं, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, उसकी वकालत हमेशा 50 साल से वो करते आ रहे हैं। और ये आप लोग क्या इंडिया ब्लॉक के अलावा और भी पार्टियां ऐसी हैं जो जैसे लाइक बीजेडी है? ये सुदर्शन रेड्डी जी सिर्फ इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार नहीं है, ये विपक्ष के उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि हम सुदर्शन रेड्डी जी का समर्थन करेंगे। खरगे जी हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने नवीन पटनायक जी से बात की है और हम चाहते हैं कि सभी पार्टियां जो एनडीए के भी घटक दल हैं वो अगर वो संविधान में विश्वास रखते हैं, अगर वो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय में विश्वास रखते हैं तो वो आए, खड़े हों और सुदर्शन रेड्डी जी का समर्थन करें। इशारा किनकी तरफ? नहीं, मैं निगाहें एक तरफ, इशारा और तरफ नहीं है। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जी संविधान को सुरक्षित रखने के लिए अपना सारा जीवन समर्पण किया है। वो एक प्रतीक है, सामाजिक न्याय की प्रतीक है, आर्थिक न्याय के प्रतीक है, राजनीतिक न्याय के प्रतीक है। आखिरी सवाल आपसे, आप कह रहे हैं क्योंकि सरकार कह रही है कि फायदेमंद सरकार के लिए रहा ये पूरा सत्र और नुकसान में रहा तो विपक्ष रहा। कई लोग पहले के सांसद जो सवाल भी नहीं पूछ पाए,
285 क्वेश्चन थे 0 आवर के, 55 ले पाए हैं। बहुत सारे आंकड़े गिनाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बिल का विरोध अगर आप लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तो खुद उसके अंडर में आ जाते हैं। हम एक करप्शन के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष को दिक्कत क्यों? अरे 21 जुलाई को चेयरमैन साहब ने एक रूलिंग दी राज्यसभा में कि जस्टिस वर्मा को लेकर, वही तो प्रधानमंत्री और सरकार की ओर से कहा जा रहा था ना कि हम करप्शन के खिलाफ हैं। जब चेयरमैन साहब ने एक रूलिंग दी, उनसे इस्तीफा क्यों मांगा आपने? क्या संदेशा आप देना चाहते थे? राज्यसभा के चेयरमैन जब कहते हैं कि 60 से भी ऊपर सांसदों का एक मोशन मेरे पास आया है, जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो खारिज करते हैं। और न केवल खारिज करते हैं, उनका इस्तीफा ले लेते हैं। और ये बिल अचानक आप आखिरी दिन में लाते हो, एक दिन पहले आप लाते हैं, अचानक दिन में आप पास कराते हैं, हालांकि आपने एक सेलेक्ट कमेटी को भेजा है। तो इसका नियत क्या है? नियत क्या है, उस पर सवाल उठते हैं, टाइमिंग पर सवाल उठते हैं। और देखिए, जब लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इलेक्शन कमीशन और वोट चोरी को लेकर कोई जवाब नहीं आया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नेता प्रतिपक्ष को धमकी देते हैं, लाखों लोग, 65 लाख लोग का वोट छीना जा रहा है, इस माहौल में क्वेश्चन आवर, 0 आवर क्या महत्व रखता है? हम संसद में क्यों आते हैं? संसद में आते हैं संविधान को सुरक्षित रखने के लिए। हम संसद में आते हैं ताकि हम लोकतंत्र की रक्षा करें। पर जब लोकतंत्र की हत्या खुद प्रधानमंत्री और उनके मंत्री, गृह मंत्री कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं, संवैधानिक मूल्यों पर आक्रमण हो रहा है, इस बीच हम क्वेश्चन आवर और 0 आवर की बात करेंगे? क्या मायने रखता है? जब लोकतंत्र ही नहीं रहा, जब संविधान ही नहीं रहा, तब 0 आवर और क्वेश्चन आवर का क्या मायने रखता है? तो चुनाव आयोग ने तो आखिरी डेडलाइन दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस 17 तारीख को। नहीं, चुनाव आयोग तो एक हफ्ते का समय मांगा कि राहुल गांधी हलफनामा दे दें। नहीं, चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग हो गया है। चुनाव आयोग नाम है, हकीकत है चुनाव आयोग। किस तरीके से ये SIR हो रहा है? 3 महीने, चुनाव के 3 महीने पहले 65 लाख लोगों के नाम निकाले जा रहे हैं। इलेक्टोरल रोल रिवोल्यूशन का माने ये होता है कि नाम निकाले जाते हैं जो मर गए हैं या और कहीं जगह चले गए हैं, और नए नाम जोड़ते हैं। यहाँ कोई नया नाम नहीं जोड़ा गया है, सिर्फ नाम हटाया जा रहा है। चुनाव के 2-3 महीने पहले, और 6 महीने पहले आपने कहा था, जनवरी में खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इस इलेक्टोरल रोल में कोई बदलाव की जरूरत नहीं, कोई परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं। तो मजबूरी कहां से हुई? किसने कहा? बिल्कुल साफ है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा चुनाव आयोग को ये कराओ, क्योंकि वो जानते थे कि दलित का वोट, आदिवासी का वोट, पिछड़े वर्ग का वोट, अल्पसंख्यकों का वोट बीजेपी को नहीं जाएगा, इंडिया दल को जाएगा। तो लोगों का वोट छीनो, यही एक रास्ता है चुनाव जीतने के लिए। इसीलिए चुनाव आयोग का नाम चुनाव आयोग हो गया है। राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे और हलफनामा किसके लिए माफी मांगेंगे? नहीं, जनता की क्या, किसके लिए माफी मांग रहे हैं? उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जानकारी, इलेक्शन कमीशन की डेटा के आधार पर ही सवाल उठाए हैं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो सवाल का जवाब दें। तो माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता है।